हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर वबेरे और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का राजनीति विज्ञान। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 यानी कि चुनावी राजनीति का अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने चुनाव क्षेत्र के बारे में बात की थी, जहां पर हमने देखा था कैसे भारत को अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांटा गया था और जहां से एक जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, अगर वो केंद्र के लिए जाता है मतलब कि लोकसभा के लिए जाता है तो उसको हम सांसद कहते थे, अगर वो राज्यों की विधानसभाओं के लिए जाता है तो उसको हम विधायक कहा करते थे। ये क्षेत्र छोटे बड़े हो सकते थे, हमने ये भी देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो स्थानीय स्तर पर कैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत या शहरी जो व्यवस्था है उसमें जो सीटें बांटी गई हैं उनको वार्ड कहते हैं, जबकि आप संसद के अंदर देखें तो उन्हें संसदीय क्षेत्र कहते हैं और विधायिका के अंदर देखेंगे, अगर राज्य की विधायिका के अंदर देखेंगे तो उनको विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। आज हम बात करेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की। आरक्षित का मतलब क्या है कि आरक्षण का लग जाना, है ना। मतलब कि आपने देखा पहले तक आपने सीटें देखी कि पूरे भारत को डिवाइड कर दिया गया है कुछ कुछ जनप्रतिनिधि की सीटों में, जिनको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लेकिन एक समस्या थी कि सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व संसद के अंदर नहीं था। इस कारण से कुछ लोगों के लिए या कुछ समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करना पड़ी। तो इस कारण से वो क्या हुआ, उस जो निर्वाचन क्षेत्र है उनको भी आरक्षित करना पड़ा। तो हम यहां पर यह आरक्षित तरीका देखेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि आरक्षण का तरीका हमारे यहां लोकसभा या विधानसभा में कैसा चलता है। फिक्स आरक्षण है या रोटेटेड आरक्षण है, वो चक्रीय क्रम में आरक्षण काम करता है यहां पर। तो ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको सभी वीडियोस यहां बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि आरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या है। तो जो हमारा संविधान है, आपने ये किताब देखी होगी संविधान की, कई सारी जगह इसकी फोटो देखी होगी। तो जो हमारा संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को, है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ, कोई भी नागरिक छूटा हुआ नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम बात करें कि उसको क्या हो गया, वोट देने का अधिकार हो गया, है ना, मत देने का अधिकार हो गया। वोट को आप ज्यादा मतलब क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कह देंगे मत, इंग्लिश में कह देंगे वोट। और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार है। मतलब क्या हो गया, यहां पर चुनाव लड़ने वाली बात आ गई, है ना, चुनाव लड़ने वाली बात आ गई। तो जो आरक्षण की बात है वो वोट में नहीं है कि मत के आधार पर वोट की बात नहीं की गई है कि भाई आरक्षित लोगों को 2 या 3 वोट देने का अधिकार है। सबके लिए वोट की कीमत क्या है, एक ही रखी गई है। हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत एक है। लेकिन अगर चुनाव लड़ने वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये कहां से चुनाव लड़ेंगे, इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा किसी क्षेत्र से, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। वो क्षेत्र कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। तो भारत में ऐसे कई सारे समुदाय हैं जिनका जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनका नेता नगरी में या पॉलिटिक्स के अंदर उनका उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए फिर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण कहां लगाया गया, चुनाव लड़ने पर आरक्षण लगाया गया है, वोट डालने पर नहीं। आरक्षण लगाने के पीछे वजह क्या थी कि जब ये दोनों अधिकार दे दिए गए कि हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और हर व्यक्ति चुनाव में भागीदारी कर सकता है और जीतकर संसद में बैठ सकता है। इन दोनों बातों को देने के बाद, ये दोनों बातें संविधान में लिखने के साथ जब डिस्कशन चल रहा था संविधान सभा में, तो संविधान निर्माता जो है वो गहन चिंता में डूब जाते हैं। उनकी एक चिंता का कारण यह था, वो कुछ इसी तरीके से चिंता कर रहे थे। उनकी चिंता का कारण यह था कि जो हमने चुनाव की पद्धति अपनाई है, हमारे यहां चुनाव क्या है, खुले चुनावी मुकाबले, मतलब ओपन है। मान लिया कि अपन ने कह दिया, जैसे आप देखते होंगे ना यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित लिखा रहता है कई बार। तो ये जब ओपन होगा तो कोई भी वर्ग का, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, स्त्री या पुरुष, कोई भी यहां पर फॉर्म भर सकता है। तो खुले चुनावी मुकाबले में जब आएंगे तो यहां पर जो कमजोर समूह के लोग हैं ना, जो दबा कुचला समूह है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वर्चस्व तो जिनका है पहले से, वो लोग दबाव डालेंगे और वही लोग जीतकर आगे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कमजोर वर्ग के लोग लोकसभा और राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। तो क्या हुआ कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक उनके पास जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही ना, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो शोषित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है या कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने में या चुनाव जीतने से रोक भी सकते। जिनके पास संसाधन ज्यादा है वो अपने संसाधन का उपयोग करके उनको चुनाव लड़ने से या जीतने से रोक सकते हैं।
इसमें तो संसद और विधानसभाओं में कमजोर समूहों की, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कमजोर समूह के जो लोग हैं उनकी आबादी का, है ना, आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। संसद क्यों बनाई गई? संसद आपने देखा होगा ऐसी गोल बनती संसद। संसद बनाने के पीछे आप देखते होंगे यहां पर ऐसे कुछ टेबलें लगी रहती हैं, ऐसे कुछ टेबलें आपने देखी होंगी, और यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये क्या है कि हर समुदाय के प्रतिनिधि यहां पर जाकर बैठें और अपनी बात यहां पर करें। उसको क्या कहते हैं कि वो अपने समाज की बात करेगा, अपने क्षेत्र की बात करेगा। लेकिन ये लोग जीत कर नहीं जा पाएंगे, तो कमजोर वर्ग के तबके के जब लोग पहुंच नहीं पाएंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे? तो इससे क्या होगा? इससे दो बातें होंगी। एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप कम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे कि ये कमजोर टाइप की हो रही है, यहां पर लोग उतने जीत कर नहीं आ रहे, हर समुदाय से नहीं है। दूसरा क्या होगा कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा। मतलब यहां पर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए व्यक्ति, और हमने डायरेक्ट इलेक्शन की बात इस कारण से भी की है, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें हम मत देते हैं, वो इस कारण से भी की है कि हर देश के हर कोने से हर वर्ग का व्यक्ति संसद में पहुंचे और इससे वो अपने हर एक वर्ग की, हर एक कोने की समस्याएं वहां पर बता सके। तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र क्या होगा? इससे कमजोर होना स्टार्ट होगा अगर सभी लोग पहुंचते नहीं है, सभी वर्ग के लोग पहुंचते नहीं है, कमजोर वर्ग के लोग वहां कम पहुंचते हैं। और साथ ही साथ क्या कहेंगे कि यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक भी कहलाएगी। कम लोकतांत्रिक क्यों कहलाएगी? इसके पीछे हम ये कारण देंगे कि वहां पर तो सभी लोग जा ही नहीं पाए। जब सभी वर्ग के लोग जा नहीं पाएंगे तो इसको आप पूरा लोकतंत्र नहीं कहेंगे, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। तो इसी कारण से इसको कम लोकतांत्रिक कहा जाएगा। इसी कारण से ये दो बड़ी बातें ना हो कि कमजोर वर्ग के समूह के लोग पहुंचे ना, फिर उनका क्या हो, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर हो जाए, ये व्यवस्था हमारी कमजोर हो जाए। इसीलिए क्या कर दिया, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था कर दी। क्या कर दिया? मान लीजिए कि पूरा भारत है और इसमें हमने कुछ सीटें आरक्षित कर दी। जैसे आपने पढ़ा था कि हमने कुछ 131 टोटल सीट आरक्षित कर दी थी एससी और एसटी के लिए। 87 हुआ करती थी एससी के लिए और 40 है ना, हमने एससी और एसटी में इनको डिवाइड कर दिया था कि 131 सीट, है ना, 131 के आसपास हमने क्या कर दिया था, 131 के आसपास हमने टोटल सीट को रिजर्व कर दिया था। 84 और 47 का कुछ क्राइटेरिया हमने देखा था, एससी और एसटी में ऐसे इनको हमने डिवाइड करके रखा था। तो क्या कर दिया कि जब आरक्षित करेंगे तो हमारे यहां पर आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो केवल दो प्रकार की है, एक को कहेंगे एससी, एक को कहेंगे एसटी। एसटी का मतलब, एससी का मतलब है अनुसूचित जाति। क्या? अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति। और इसका मतलब क्या है? अनुसूचित जनजाति, है ना, क्या है? जनजाति। तो आप देखें यहां पर कि अनुसूचित जाति में केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा जब वो सीट अनुसूचित जाति घोषित हुई है। अगर किसी इलाके की सीट अनुसूचित जनजाति घोषित हुई है तो वहां पर केवल जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा, सब कोई वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये व्यवस्था क्या कर दी गई? ये आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई कि एससी की सीट पर सिर्फ एससी का व्यक्ति और एसटी की सीट पर सिर्फ एसटी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्या है लोकसभा के अंदर आरक्षण? तो हमने अभी देखा कि 84 सीट हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीट जो हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए। मतलब कि अब ये तय हो गया कि 84 तो एससी के प्रतिनिधि जाएंगे और 47 एसटी के जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इनकी सीट जो आरक्षित की गई है एससी एसटी, उस पर सिर्फ उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, दूसरे वर्ग का नहीं लड़ सकता है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। मतलब कि इनकी जो आबादी है उसी के हिसाब से इन सीटों को बांटा गया है, उसी के हिसाब से इन सीटों को बताया गया है कि कौन सी आबादी वाली सीटें होंगी। इससे क्या होगा? इससे यह हुआ कि इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती हैं। मतलब ये क्या लेती हैं? अपने हिस्से का ही आरक्षण लेती हैं, किसी दूसरे के हिस्से का कुछ नहीं लेती हैं। यह भारत की लोकतांत्रिक सीटें, विधानसभा की पूरी सीटें देख पा रहे होंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो सामान्य है वो क्या है, आपका एकदम खाली पड़ा है। अनुसूचित जाति के लिए लाल है और अनुसूचित जनजाति के लिए हरा है। तो आप इस पर मैप पे देख पाए कि कुछ हरी सीटें, तो ये क्या हो गई? आपकी हरी सीटें हो गई एसटी की, और ये लाल सीटें क्या हो गई? ये हो गई आपकी एससी की। तो ये क्या है? आरक्षण बताया गया है। अब आरक्षण यहां पर कैसा चलता है? तो यहां पर जो आरक्षण चलता है उसको आप क्या कहेंगे? चक्रीय। कैसा कहेंगे? चक्रीय। मतलब कि क्या है कि अभी ये वाली सीट आरक्षित है, ये मान लीजिए कि अभी एससी की है, हो सकता है यहां पर एससी की जनसंख्या पर्याप्त हो तो इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, ये वाली हटा दी जाएगी, यहां पर है ना, ये वाली हटा दी जाएगी। देखो आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं तो शायद ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई एरिया है, ये
कोई एरिया आ गया और इसमें हमने सीटों को डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अपन वैसे नहीं डिवाइड करते जैसे मैप के अंदर डिवाइड होती है, थोड़ा सा अपन अपना तरीका लगा लेते हैं डिवाइड करने का। क्लियर? चलिए अब देख रहे हैं आप यहां पर कि मान लीजिए कि ये सीट एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, ये एससी के लिए है ना। ये हमने आरक्षण मान लिया कि यहां पर ये आरक्षण का तरीका है। तो इस बार चुनाव हो गया यहां पर एससी के हिसाब से, यहां पर एससी के हिसाब से, यहां पर एसटी के हिसाब से। अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा, मान लीजिए कि 2022 का चुनाव हो गया, मतलब कि अब ये 2027 में जब चुनाव होगा तो कई बार क्या हो सकता है, ये सीटें बदल सकती हैं। हो सकता है यहां पर ये एससी हो गई तो यहां पर भी जनसंख्या एससी की पर्याप्त है तो इसको एससी कर दें। हो सकता है कि अब ये इसको एससी कर दें और हो सकता है कि ये इसको एसटी कर दें। और ये वाली जो सीटें हैं इनको हटा दें, ये वाली जो सीटें हैं इनको क्या कर दिया जाए, इनको हटा दें। समझ रहे हैं ना, इसको हटा दें। तो ये क्या है, इसको कहते हैं चक्री। अब अगली बार 2027 के बाद क्या है, अगला चुनाव कब होगा, तो 5 साल और जोड़ देंगे 2032 में। हो सकता है इसमें से फिर कुछ सीटें बदल जाएं, है ना। जरूरी नहीं है कि सारी सीटें बदलें। हो सकता है मान लो कि ये एक एसटी की बदल गई, इसको कर दिया इन्होंने ये वाली सीट एससी की हो गई, और एसटी को कर दिया कि ये वाली सीट मतलब ये वाली सीट एसटी की हो गई, ये नहीं यहां पर कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि ये क्या है, चक्री क्रम में चलेगा। फिर अगला चुनाव कब होगा, तो अगला चुनाव होगा 2037 में। तो क्या होगा यहां पर, फिर ये सीट बदल जाएगी। हो सकता है ये वाली सीट फिर से यहां आ जाए, ये वाली सीट यहां आ जाए, ये वाली सीट यहां आ जाए। तो ये क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, चक्रीय क्रम में चलता रहता है। तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था कैसी हो गई, तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था हो गई, इसको कहते हैं चक्रीय आरक्षण। क्लियर बात, ये सभी को समझ में आ गई कि भारत में आरक्षण व्यवस्था कैसी हो गई, चक्रीय व्यवस्था हो जाती है। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। मतलब जो आपकी जिला पंचायत है, या जिला में हम देख लें कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जो शहरी व्यवस्था है उन पर भी इसको लागू किया। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतें और शहरी मतलब नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए भी आरक्षण देने लगे हैं। आपने देखा होगा कि पिछड़ा वर्ग की सीट वहां पर आने लगी है, तो पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जाने लगा है। हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग है, ये उनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर डिसाइड किया गया है। कहीं एससी ज्यादा है, कहीं एसटी ज्यादा है, कहीं ओबीसी ज्यादा है, तो उनके हिसाब से इसको बांटा गया है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, है ना। ये कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, 1/3 सीटें। ये आप देख पा रहे हो कि महिला भी यहां पर पुरुष से बात करना स्टार्ट कर दी, तो महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 1/3, ताकि ये राजनीति में आए और अपनी बातें रख पाए। जो उनका समूह है वो अपनी बातें आसानी से रख पाएगा, क्योंकि क्या समस्या है वो बता पाएंगे। और चूंकि समाज में जब 2 लोग रहते हैं, पुरुष और महिला, तो केवल पुरुष की भागीदारी क्यों, महिलाओं की भी भागीदारी वहां पर होनी चाहिए। तो हमने यहां पर यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको पूरा यहां पर समझा। हमने जाना कि लोकसभा में किस प्रकार का आरक्षण है, एससी एसटी के बारे में। हमने स्थानीय में भी देखा कि वहां पर भी एससी एसटी का आरक्षण है, साथ ही साथ ओबीसी का भी आरक्षण चालू हो गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण चालू हो गया है। यह आरक्षण की व्यवस्था राज्य स्तर पर अलग अलग राज्य में अलग अलग है, मतलब कि सभी राज्य में समान नहीं है, लेकिन लोकसभा के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो समान है। अब स्थानीय चुनाव के अंदर, पंचायत चुनाव की बात करें तो महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाने लगा है। स्थानीय चुनाव में महिलाओं को भी आरक्षण मिल रहा है, वो कितना हो गया है, 1/3 आरक्षण उनको यहां पर दिया जा रहा है। तो हमने यहां पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं यहां पर पढ़ ली हैं। मैग्नेट बेंस ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है ताकि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें और वेबसाइट का उपयोग आप कर सकें। ये इसलिए बनाई गई है, वहां पर आपको लेक्चर्स बड़े व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। आप पहले कोर्स में जाएंगे, है ना, कोर्स के बाद फिर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास का सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट का बुक सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो आपको ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, कि आपको कोई परेशानी ना हो, बहुत आसानी से आप वीडियो देख पाए। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbenz.com। जैसे ही टाइप करेंगे आप हमारे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन है और कई सारे कोर्स आपके लिए यहां पर उपस्थित हैं। जो कोर्स आपको अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपने हिंदी मीडियम चुना। जैसे ही आप हिंदी मीडियम चुनेंगे तो कई सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। चूंकि आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9th को चुन लिया। जैसे ही क्लास 9 को चुनेंगे तो सारे टीचर्स आपके सामने हैं। अब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है तो आपने यहां गए कि राजनीति विज्ञान लिखा है, पॉलिटिकल साइंस, यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने।
अब जो चैप्टर देखना है क्लिक किया, उसके सारे टॉपिक ओपन हो गए। हर एक टॉपिक के आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा है, इस वॉच नाउ पर क्लिक किया और क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, वीडियो कुछ चल जाएगा इस तरीके से। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है, तब भी आपको परेशानी ना हो, आपकी परेशानी का ध्यान रखते हुए यहां पर नेक्स्ट वीडियो का बटन बनाया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो वीडियो आपने देख लिया है, इसके जस्ट अगला वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे और अगला वीडियो आपके सामने फिर से चल जाएगा और आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के। मैग्नेट बेंस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेट बेंस हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करना है। आप कमेंट कर हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।